कल आपने देखा था आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के हम लोगों ने कितने नियम कर लिखे थे बेटा। ठीक है, आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो है अपना रिलेटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा क्या बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन। ये सभी जो है ना, ये सब प्रोनाउंस के भेद हैं। ये सभी क्या बेटा, ये प्रोनाउन के भेद हैं सब। रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, आपने देखा ही था। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, जैसे आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। तो बेटा उसी तरह से हम ये देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन को आप क्या कहते हैं, है ना, संबंध कारक सर्वनाम या संबंध सूचक सर्वनाम, उसे क्या कहता है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ऐसा संबंध सूचक सर्वनाम जो वाक्यों में आश्रित उपवाक्यों का परिचय कराते हैं, है ना, परिचय कराता हूँ। ऐसा संबंध सूचक सर्वनाम जो वाक्यों में आश्रित उपवाक्यों का परिचय कराता है ना, मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन इज ए टाइप ऑफ प्रोनाउन है that introduces the dependent clauses in sentence। ठीक है, जो वाक्य में जो आश्रित जो उपवाक्य होते, डिपेंडेंट माने आश्रित है ना, क्लाजेज जो उपवाक्य होते हैं उनका परिचय कराते हैं। ठीक है, ये कार्य करते हैं बेटा। दे कैन आल्सो स्टैंड, है ना, एलोन एज सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड पॉजेसिव। ठीक है, एक कर्ता के रूप में भी रहते हैं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी रहते हैं, पॉजेसिव के रूप में भी रहते हैं, है ना। देयर इज ए स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एज whom, है ना, whoever, whom, whomever, whichever, whose, है ना, whoever and that। आप देख रहे हैं बेटा, ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अब देखिएगा, देखो बेटा एक बात ध्यान देना कि जितने भी ये जो कंजक्शन होते हैं, ये जो रिलेटिव जो प्रोनाउन है, जो संबंध जो सूचक जो आपके सर्वनाम है, इसके पहले है ना एंटीसीडेंट, इसे क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट माने पूर्ववर्ती कोई न कोई नाउन अवश्य होता है। जैसे आप देख रहे हैं, दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है, हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, जो हेल्प्ड मी यस्टरडे कल मेरी मदद किया था। आप देख रहे हैं हमने ब्रैकेट में क्या किया था, नॉमिनेटिव। अब क्योंकि उसने मदद किया था ना, कार्य करने वाला है। ठीक है, तो हु जो है यहाँ पे नॉमिनेटिव माने सब्जेक्ट के रूप में है। आपको बता दें, यह जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये वाक्य में कर्ता के रूप में भी रहते हैं, कर्म के रूप में रहते हैं और पॉजेसिव के रूप में भी रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस के रूप में रहा, कर्ता के रूप में रहा। नेक्स्ट, दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है, whom I helped, जिसकी मैंने कल मदद किया था। अब आप सोचिए मदद कौन किया था, मैंने किया था, तो मैं तो करता हो गया, और जिसकी मदद किया वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो whom यहाँ पर देखिए, whom जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस में हो गया बेटा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है, whose father is a doctor, अब देखिए बेटा, है ना, पॉजेसिव मतलब एक अधिकार कारक है, whose father, है ना, जिसके पिता। आप देख रहे हैं इसका अधिकार है पिता पर, क्योंकि उसके पिता हैं। ठीक है, इसलिए यह क्या होगा, पॉजेसिव हो गया आपका। नेक्स्ट, द सन whose rays gives us light is adorable, कहते हैं द सन whose rays, है ना, सूर्य जिसकी किरणें, है ना, गिव us light, जो हमें प्रकाश देती हैं, इज एडोरेबल, वह क्या होती है बेटा, वह पूजनीय होती है। आप देख रहे हैं, अब whose को देखिए, इसके पहले भी नाउन आया है ना, whose को देखिए, इसके पहले नाउन आया है, whom के पहले आया है, who के पहले आया है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जितने रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं इनके पहले कोई न कोई नाउन अवश्य आएगा, नाउन अथवा प्रोनाउन अवश्य आएगा बेटा, चाहे नाउन आ जाए चाहे प्रोनाउन आ जाए। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हो गए, रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। ये नॉमिनेटिव केस में भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकते हैं और पॉजेसिव केस में भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा संबंध सूचक सर्वनाम जो वाक्यों में आश्रित उपवाक्यों को परिचय कराते हैं। जैसे एक वाक्य होगा दिस इज द गर्ल, है ना, दूसरा वाक्य होगा आई हेल्प्ड। अब whom जो है इसका क्या हो गया, ए रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, जो दोनों वाक्यों को बेटा जोड़ने का कार्य कर रहा है। जैसे है दिस इज द गर्ल, अगला क्या है, हेल्ड मी यस्टरडे, ठीक है ना।
अब इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हु कर रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक नोट हमने लिखा, जरा देखिएगा, हॉट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन। देखना बेटा, इसमें हमने कहीं हॉट का प्रयोग नहीं लिखा है, देख रहे हैं कहीं भी हॉट इसमें नहीं है, यहाँ पर है हॉट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, जो वस्तु को इंगित करता है परंतु इसके पूर्व किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए बेटा हमने इसको नोट में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जितने रिलेटिव प्रोनाउन है आप देख रहे हैं, इसके पहले कोई न कोई नाउन का प्रयोग, नाउन अथवा प्रोनाउन अवश्य आता है। ठीक है ना, एंटीसीडेंट जरूर होता है कोई न कोई। ओके, जैसे गर्ल है आप देख रहे हैं, सन है, ठीक है, द बॉय है, द मैन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी हाँ या वस्तु को इंगित करता है और इसके पूर्ववर्ती कोई भी नाउन नहीं होता। जैसे एक सेंटेंस देखिए, यू कैन टेक एनीथिंग व्हाट यू लाइक। सॉरी, देखना बेटा, इसको एक सेंटेंस है यहाँ पे, कहता है यू कैन टेक एनीथिंग व्हाट यू लाइक। ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है, ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है। अब देखो बेटा, जब हॉट है तो आपको एनीथिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बेटा ध्यान रखना, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है, इन्हीं शब्दों के लिए हम हॉट का प्रयोग करते हैं। जब इस बात सुनिएगा, एनीथिंग, समथिंग है ना, एवरीथिंग एंड नथिंग है ना, इन्हीं के लिए हम हॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हॉट है तो इनका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अगर ये है तो फिर हॉट का प्रयोग नहीं होगा, तो वहां पर हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अब जैसे आप देखिए, इसको करेक्ट क्या होगा बेटा, यू कैन टेक व्हाट यू लाइक, व्हाट यू लाइक है ना। देख रहे हैं बेटा, एनीथिंग का प्रयोग हमने क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ से उसको हटा दिया, तो क्या बना अपना, यू कैन टेक आप ले सकते हैं, व्हाट जो है ना, और वही हुआ व्हाट यू लाइक, जो आप चाहे पसंद करते हो आप उसको ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, हमने फिर से एक बार बता रहा हूँ, व्हाट एक रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा, ये भी एक प्रोनाउन है ना, ये वस्तु को इंगित करता है, व्यक्ति को नहीं। इसके पहले आपने देखा गर्ल को है ना, सन को, मैन को, वुमन को, इन सबको इंगित करेगा, वस्तु को इंगित नहीं करेगा ये सब प्रोनाउन, लेकिन ये इसमें कर रहा है। ठीक है, दूसरा, इसके पूर्ववर्ती किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आप देखिए हॉट का आपने प्रयोग किया, कोई भी नाउन नहीं आया बेटा, आप देख रहे हैं ना, ये करेक्ट वाले में यू कैन टेक व्हाट यू लाइक, हॉट का प्रयोग हुआ, इसके पहले कोई नाउन आया है, नहीं आया है। ठीक है बेटा, इसको अब इसी में हम रूल नंबर फर्स्ट से आपको मैंने ले चले हैं। आप इसके पहले समझे, हु, हुम तथा दैट का पूर्ववर्ती दे का प्रयोग नहीं बल्कि दोज का प्रयोग होता है। मतलब अगर इसके पहले कहीं दे का प्रयोग हुआ है तो बेटा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, दे के स्थान में हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, है ना, हमें दोज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हो जाएगा आपका दोज हु वेस्ट देयर टाइम ऑलवेज हेल्प। ठीक है बेटा, तो दे के स्थान पर हमने किसका प्रयोग कर दिया, दोज का प्रयोग कर दिया। तो ध्यान रखना कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, हुम और दैट, इनके पूर्व है ना कभी दे का नहीं बल्कि दोज का प्रयोग होगा। ठीक है, अब रूल नंबर बेटा सेकंड चलना, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद का जो वर्ब होता है, ध्यान रखना, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद का जो वर्ब होता है उसके पूर्व, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व है ना प्रयोग होने वाले नाउन या प्रोनाउन पर निर्भर करता है। अगर हमने देखा इट इज आई हु इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है ना, अब हमने बेटा क्या देखा यहाँ पे हु का प्रयोग हुआ है, तो हु के बाद का जो वर्ब है ना रिलेटिव प्रोनाउन के बाद का वर्ब, उसके पूर्व मतलब इसके पूर्व क्या है, आई है या इसके अनुसार निर्भर करेगा। तो आई सब क्या रहता है बेटा, इज नहीं है ना, एंड का प्रयोग होता है, क्या हो जाएगा, इट इज आई हु एम वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, ये होगा बेटा। ठीक है, अब देख रहे हैं दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स which has been composed by जॉन मिल्टन। अब देखो बेटा which का प्रयोग हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके बाद का जो वर्ब है इसके पूर्व प्रयोग होने वाले नाउन पर निर्भर करता है। तो पोएम्स आपका क्या है, ये प्लूरल है या क्या हो जाएगा, हैव बीन, तो हो जाएगा
दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स which have been composed by जॉन मिल्टन। ठीक है बेटा, देख रहे हैं कि विच के बाद का जो वर्ब है इसके पूर्व है ना कि नाउन पर निर्भर कर रहा है। पोएम से बहुवचन है, हमने क्या कर दिया, हैव कर दिया। ठीक है, आगे रूल नंबर आपका थर्ड क्या है, द है ना ओनली वन ऑफ द प्लस है ना पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग यदि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले किया गया हो। ध्यान रखना जरा, ये जो इतने चीजें हैं बेटा, द है ना ओनली वन ऑफ द प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग यदि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले किया गया हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, याद रखिएगा मैं कॉमा का इसलिए प्रयोग किया हूँ, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपका है पहला, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर वर्थ रीडिंग, है ना, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो है ना ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, है ना। अब आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, द है ना ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स। ठीक है, अब हिज आप देख रहे हैं ना, हिज क्या है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, अब प्लूरल नाउन क्या हो गया, नॉवेल्स हो गया, है ना। ये नॉवेल्स आपका ये प्लूरल नाउन हो गया, और हिज क्या है, ये पॉजेसिव है ना पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और आप इसके पहले गए द ओनली वन। तो ऐसी स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन जो दैट है इसके बाद क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग हो जाएगा, दिस इज द only one of his novels that is worth reading। देख रहे बेटा, दैट के बाद हमने क्या किया, दैट के बाद हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया है। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना, इस फॉर्मूले पर अगर होगा तो आप ये मत सोचिएगा रिलेटिव प्रोनाउन इसके पहले आपने लिखा ना, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर होगा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, बट इसमें वो नियम फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पर वर्ब किसके अनुसार रहेगा, हम वर्ब इसके अनुसार केवल लगाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है, यदि द सेम के बाद नाउन का प्रयोग हो और इसके लिए मतलब नाउन के लिए स्पष्ट क्रिया का भी प्रयोग हो, ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं, परंतु यदि क्रिया स्पष्ट ना हो तो हम एज का प्रयोग कर देंगे, है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिस इज द सेम गर्ल एज सैंग एट द स्टेज। अब आप देख रहे हैं गर्ल के लिए, गर्ल आपका क्या है, ये नाउन है बेटा, इसके लिए यहाँ पर एक क्रिया स्पष्ट प्रयोग हुआ क्या, सैंग, है ना। इसलिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन एज नहीं दैट का प्रयोग करना चाहिए। ओके, वी शुड यूज रिलेटिव प्रोनाउन दैट इंस्टेड ऑफ एज। ठीक है, तो हो जाएगा करेक्ट आपका, दिस इज द सेम गर्ल दैट, है ना, sang at the stage, बेटा इसको जरा देखना, ये कहते हैं दिस इज द सेम पेन दैट माइन। अब आप देख रहे हैं द सेम के बाद, है ना, सॉरी हाँ, द सेम के बाद जो यहाँ पे नाउन का प्रयोग हुआ है, इसके लिए देखिए कोई भी क्रिया यहाँ पर नहीं आया है कोई क्रिया नहीं है, इसलिए आपने लिखा ना यदि स्पष्ट क्रिया ना हो तो हम इसका प्रयोग कर देते हैं। तो जब कोई स्पष्ट क्रिया नहीं है तो दैट के स्थान पर हमको क्या प्रयोग करना चाहिए, हमें आयज का प्रयोग कर देना चाहिए। ठीक है, इसी में द सेम व सच के बाद, है ना, आयज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं हुआ, केवल सेम है, तो हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल आयज का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे पहला अवॉइड सच बॉयज, है ना, एज आर बैड। बेटा एज का अर्थ जैसे नहीं होगा, एज का अर्थ जो हो जाएगा कि ऐसे लड़कों को अवॉइड कर दो जो आर बैड माने बुरे हों। ठीक है,
सच गर्ल्स आर नॉट गुड, इस तरह की लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं, एज है ना, जो डिसओबे देयर पेरेंट्स, है ना, जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानती। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, से व सच के साथ आप इसका प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ध्यान रखना बेटा, इसका खूब अध्ययन कीजिएगा। आप सबका मेरे इस क्लास में है ना हमेशा स्वागत रहेगा, हाँ, आप सभी का। ठीक है, और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप जो है खूब अध्ययन कीजिए, वीडियो को रोक रोक कर खूब आप देखिए, क्योंकि बेटा सिंटैक्स में क्या होता है कि इसमें फार्मूले बहुत हैं, रूल्स बहुत हैं, है बहुत सिंपल लेकिन रूल बहुत हैं। ओके, तो रूल्स बहुत होने के कारण जो है आपको थोड़ा सा भ्रमित हो जाना पड़ता होगा, लेकिन आप ये भी जानते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप सावधानी से इस वीडियो को देखा कीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप खूब इसका लाभ उठाइए, इसको बेटा सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी जो है सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए आप शेयर भी कीजिए। ओके, जहाँ दिक्कत हो तुरंत उठो। ओके, थैंक्स लॉट ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक्स।